ड्यूटी है। ओके, 11 टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 4A आर्टिकल 51A सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सुझाव दिए गए थे। 8 मूल कर्तव्यों के यूएसएसआर से लिया गया है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1976 में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। फिर 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 11 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। जो 86 अमेंडमेंट है वो शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाने का प्रावधान है। एंड इसमें फंडामेंटल ड्यूटी ये ऐड की गई थी, जो कि 11th फंडामेंटल ड्यूटी है कि 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल भेजना गार्जियन पेरेंट्स का फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, अब चैप्टर की तरफ आते हैं। 6th क्लास का जो पहला चैप्टर है वे है विविधता की समझ। डाइवर्सिटी से रिलेटेड ये चैप्टर है, जिसमें कहानी देखने को मिलती है हमें द लाइट्स चेंज्ड। अपोली सेन गुप्ता की कहानी है, जिसमें 2 बच्चे हैं सेम नाम के, एक स्कूल जाता है एक साइकिल पे अखबार बेचता है, तो उनसे रिलेटेड एक कहानी थी। और इसमें बात की जाती है खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि, ये सब जो भिन्नताएं हैं इसकी, ये विविधता के पहलू है, डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट्स हैं। वहीं पे गैर बराबरी, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये सब अमीरी गरीबी जैसे, ये विविधता नहीं होती है, ये गैर बराबरी है, असमानता है। ओके, इसमें लद्दाख के बारे में जिक्र मिलता है। लद्दाख एक रेगिस्तानी इलाका है, बौद्ध धर्म यहीं से होकर तिब्बत पहुंचा था। इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ पर केसर सागा नामक एक ग्रंथ है, तिब्बत का ग्रंथ है, वो जो लद्दाख में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर मुसलमान और बौद्ध दोनों इसे गाते और नाटक खेलते हैं। लद्दाख में 400 साल पहले इस्लाम धर्म से लोगों का परिचय हुआ था। ठीक है, लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को एक यूनियन टेरिटरी बना। लेह और कारगिल इसकी कैपिटल्स है। और सोनम वांगचुक वहाँ के एक फेमस, आप बोल सकते हैं फेमस पर्सनैलिटी है, जो एक इंजीनियर भी रहे हैं और मैक्सेस अवार्ड भी मिला है उन्हें 2018 के अंदर। अभी हाल फिलहाल में वो वहाँ पे क्लाइमेट चेंज को लेके एंड जो उसके इकोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इफेक्ट जो लद्दाख पर पड़ रहा है, उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ओके, और उसके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। अब इसमें दूसरा जो स्टेट का जिक्र मिलता है वो केरल का जिक्र मिलता है। केरल में सेंट थॉमस आए थे आज से 2000 साल पहले, और जिन माना जाता है कि ईसाई धर्म की शुरुआत उनके द्वारा की गई थी भारत के अंदर। जो केरल है उसकी डेमोग्राफी, थोड़ा ज्योग्राफी को समझते हैं कि एक तरफ समुद्र है और दूसरा पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ी केरल में मसालों का व्यापार किया जाता है, फेमस सा काफ़ी, इसीलिए काली मिर्च, इलायची, लौंग उगाई जाती है वहाँ पर। सबसे पहले अरबी और यहूदी व्यापारी उधर आए थे, वो उधर से लेके अपने माल को बेचते थे, आगे जाके यूरोपियन बाजारों में अपने वहाँ पर फेमस था काफ़ी। इब्न बतूता 1304 जो 1377 तक जिया जो इंसान, वो आज से 700 साल पहले करीब करीब यहाँ पर इब्न बतूता भारत आया था, केरल आया था। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता खोज निकाला था। 1498 में कलिकट के तट पर पहुंचा था वास्को डी गामा। ओणम यहाँ का एक फेमस त्योहार है, ओके, जिसे थिरुवोणम के नाम से भी जाना जाता है। चीना चट्टी तलने के लिए बर्तन का इस्तेमाल किया जाता है, जो चाइना का कनेक्शन शो करता है कि चाइनीज व्यापारी भी इधर आते थे। चीना वाला मछली पकड़ने का जाल, उसे बोला जाता है चीना वाला। चीना चट्टी एक मछली तलने का बर्तन है। और जो ओणम त्योहार है वो किंग महाबली के उनके मतलब आने पे, आगमन पे मनाया जाता है। और ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है एक तरीके का, जब फसल कटाई वगैरह होती है और 10 दिन तक चलता है। तो और उसमें एक बुक का जिक्र देखने को मिलता है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो है भारत की खोज, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1944 में लिखी थी, जिसमें वे अनेकता में एकता की बात करते हैं। और 1944 में वो अहमदनगर जेल में थे, तब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, भारत की खोज। ओके, तो ये 6th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। आप सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, विविधता एवं भेदभाव। इसमें वही बताया गया है कि इनइक्वालिटी क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड में टोटल 8 मेन रिलीजन है, 8 मुख्य धर्म है। और भारत में 16 से ज़्यादा बोलियां बोली जाती है। और जो 8 स्केड्यूल है हमारा, उसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड टोटल 22 भाषाएं हैं उसके अंदर, स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। ओके, 100 से भी अधिक नृत्य भारत में किए जाते हैं। इसमें एक बुक का जिक्र में देखने को मिलता है हमें, वाई आर यू अफ्रेड टू होल्ड माई हैंड। ये शीला धीर की लिखी हुई किताब है। एंड फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एक दलित शब्द का इस्तेमाल किया गया। दलित का अर्थ होता है दबाया गया, कुचला गया। और दलित नेता काफ़ी ज़्यादा फेमस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे हैं, जो कि भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ओके, और भारत के पहले न्याय व विधि मंत्री थे। ओके,
और 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म जन्म हुआ था और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई थी। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वे संविधान सभा के अंदर। चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं, जिसमें सरकार क्या है। इसमें आर के लक्ष्मण जी जो एक काफ़ी फेमस कार्टूनिस्ट है, इनके कार्टून वगैरह देखने को मिलते हैं हमें। सरकार एक देश के विभिन्न निर्णय लेने व काम करने वाली संस्था है। देश की सीमाओं की रक्षा करना व दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, ये सरकार की कार्य है। तो मोटा मोटा बताया गया कि सरकार क्या है, सरकार का कार्य क्या है, ये सब। सरकार के 3 स्तर हैं। ओके, स्थानीय जिसमें हमारी पंचायतें आती है, देन राज्य स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड फिर राष्ट्रीय जिसमें केंद्र सरकार हम बोल सकते हैं। ओके, और उसमें आंध्र प्रदेश का जिक्र मिलता है हमें, एंड उससे स्प्लिट होकर तेलंगाना बना 2 जून 2014 को, इनका जिक्र मिलता है। अभी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। पहले हैदराबाद ही हुआ करती थी आंध्र प्रदेश की राजधानी, बट स्प्लिट हो गया, तब से ऐसा है। ओके, इसमें हमें सफ्रेज मूवमेंट का भी जिक्र देखने को मिलता है कि जो औरतों के द्वारा चलाया गया आंदोलन था मताधिकार को लेकर। ओके, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चलाया गया था। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला और इंग्लैंड में 1928 में मिला, और भारत में आज़ाद होते के साथ ही मिल गया था सार्वभौमिक मताधिकार। बट पहले 21 साल तक 21 साल के बंदे को वोट देने का अधिकार था, उसे व्यस्त माना जाता था, जो बाद में 1989 में उसकी उम्र घटा के 18 साल कर दी गई थी। ओके, अब चैप्टर 4 की तरफ आते हैं, जिसमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, ये चैप्टर का नाम है, जिसमें हमें सोवेटो का जिक्र मिलता है जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है, जिसमें हेक्टर पीटरसन की कहानी है, जो एक अश्वेत बच्चा था, 15 साल का था वो, उसको गोली मार के उसकी जान ले ली जाती है। वो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा था कि वो स्कूल में अपनी मातृभाषा के अंदर पढ़ना चाह रहा था। वहाँ पे 2 भाषाओं के बीच कन्फ्लिक्ट था। अफ्रीकांस लैंग्वेज वो वहाँ के वाइट जो लोग थे वो बोलते थे, और जूलू जो लैंग्वेज थी जूलू, वो वहाँ के ब्लैक लोग बोलते थे, अश्वेत लोग बोलते थे। तो 16 जून 1976 को हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई। वह बस अपनी भाषा में स्कूल में पढ़ना चाहता था और अफ्रीकांस पे जाने का विरोध कर रहा था। तो यहाँ से एक मूवमेंट शुरू होता है, विरोध शुरू होते हैं, और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जिसके लीडर नेल्सन मंडेला थे, 1994 में एक लोकतांत्रिक देश बना देते हैं साउथ अफ्रीका को, रंग भेद खत्म हो जाता है। लोकतंत्र में जनता की भागीदारी किस तरीके से सुनिश्चित होती है, इस बारे में भी बताया गया है चैप्टर के अंदर कि लोग कैसे भाग लेते हैं एक देश में, एक लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस जो कि आने वाले हैं हमारे, एंड दूसरा आलोचना करके, गवर्नमेंट की क्रिटिसाइज करके पॉलिसीज को, अगर कोई पसंद नहीं आ रही है तो, क्योंकि एट द एंड गवर्नमेंट हम ही इलेक्ट करके भेज रहे हैं, एक तरीके से जनता की नौकर है। तो जनता की इच्छा है, बनती है कि वो अपनी राय प्रकट कर सके, अगर वो नीतियों से नाखुश हो तो उसका विरोध कर सकती है। राम मनोहर लोहिया कहते हैं कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, तो वो यही दिखाते हैं यहाँ पे कि आलोचना कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अखबार, पत्रिका, सोशल मीडिया, टेलीविज़न के थ्रू अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं अगर कोई पॉलिसीज पसंद ना आए तो। एंड वहीं पे हम आगे जब बढ़ते हैं तो भारतीय संविधान की बात करते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान और संविधान क्या है ये बताया गया है। पहले तो जो बुनियादी नियम व कानून है उनको एक साथ संजो के रखता है, तो वो संविधान है, जिससे गवर्नमेंट चलती है, एक देश का शासन चलता है, वो सारा चीज़ है। ठीक है, यानी विवादों का समाधान के लिए इसमें सुप्रीम कोर्ट को जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, 3 स्तर है गवर्नमेंट के। विधायिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका लागू करने का काम करती है, न्यायपालिका ये देखती है कानूनों का पालन सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो दंड देने का प्रावधान है। और जो संविधान का व्याख्याकार किसे बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट को बोला गया है, क्योंकि एट द एंड सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है। कोई डिस्प्यूट होने पे, कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं पे चाहिए कि उसकी व्याख्या चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट करेगा वहाँ पर। ठीक है, अभी इसमें कावेरी नदी का विवाद देखने को मिलता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा है, अब पानी को लेके। ओके, जिसमें कृष्णा सागर बांध बनाया गया है ऊपरी छोर पर कर्नाटक में, और मेट्रू बांध बनाया गया तमिलनाडु में। ओके, अब ये नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस में इन सब का क्या काम है, ये विवाद तो है, ये आपको समझना पड़ेगा कि पूछा जा सकता है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच किस नदी को लेकर बांध है, विवाद है, तो आपको बताना होगा। देन क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये बांध कहाँ पर स्थित है, देन आपको ये पता होगा, तो थोड़ा डिटेल्स में जाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। और कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। ओके, तो इसमें ये मेंशन नहीं है बुक के अंदर, तो मैं थोड़ा जो एडिशनल बाहर से अपना पढ़ा है वो भी ऐड करा है, वही मैं आप लोगों को साथ ही साथ बता रहा हूँ।
1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की स्थापना की जाती है और जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत की जाती है। ओके। और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कावेरी नदी को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया। तो ये सब जुड़ा हुआ था इस चैप्टर से। अब फिफ्थ चैप्टर की तरफ चलते हैं, जो कि है पंचायती राज। और इसमें पहले हमें जिक्र मिलता है ग्राम सभा का। ग्राम सभा उन सभी लोगों से मिलकर बनी हुई सदस्य, ग्राम सभा के सदस्य वह सभी लोग हैं जो उस गांव की मतदाता सूची के अंदर आते हैं। जैसे बात 18 साल से ऊपर के मतदाता सूची के अंदर आते हैं, तो वो सब ग्राम सभा के सदस्य हैं और उन सबसे मिलकर ग्राम सभा बनती है। ओके। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों में बटी हो सकती है, यही बताया गया चैप्टर के अंदर। और हर एक वार्ड का एक प्रतिनिधि है, जिसे वार्ड पंच कहा जाता है। वार्ड पंच व पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं और यह मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 वर्ष के लिए करते हैं। एक ग्राम पंचायत एक सचिव सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिससे पंचायत का कार्य चल सके और हेल्प मिल सके सरपंच को या पंच को कार्य करने में। निर्मल ग्राम पुरस्कार दिए जाते हैं। पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए पंचों को दिया जाने वाला पुरस्कार है निर्मल ग्राम पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई, ये मुझे भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है, देन आप इसे सर्च कर सकते हैं। एंड वहीं पे आगे जब बढ़ते हैं तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है, ये बताया गया। पंचायत के 3 स्तर हैं। जो ये त्रिस्तरीय फॉर्मूला है, इसको बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था 1957 में। ओके। जिसे इम्प्लीमेंट किया गया बाद में। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, विकास खंड, ब्लॉक खंड बोल सकते हैं हम इसे, फिर जिला परिषद, जिला पंचायत। तो ये 3 लेवल पंचायत है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में बनी, 3 स्तरीय पंचायत का चुनाव दिया। फिर अशोक मेहता समिति, इसका भी जो रिलेशन है वो पंचायत राज के साथ है, और यहाँ पे 2 स्तरीय पंचायत राज की सिफारिश करते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ 1992 में, उसमें पार्ट 9 जोड़ा गया, जिसके तहत पंचायतों को जोड़ा गया और संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 कार्य विषयों को पंचायती राज में शामिल किया गया। ओके। एंड 74th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो नगर पालिका से है, वही सेम, उसके लिए पार्ट 9A जोड़ा गया। एंड जिसमें और 24 अप्रैल 2022 में 12वां राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया गया। ओके। आपको उसका ध्यान रखना है। तो चैप्टर 6 है गांव का प्रशासन। इसमें भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं, ये एक डाटा दिया गया, फैक्चुअल डाटा। एक बार आप गूगल करके थोड़ा सा एक्यूरेट डाटा ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें जरीब का जिक्र किया गया है, जो कि एक लंबी लोहे की छड़ होती है, जंजीर होती है खेत और जमीन नापने के लिए, जिसे पटवारी एक लोअर लेवल आप क्लर्कल बोल सकते हो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर, तहसील के अंदर, उसका काम होता है ज़मीन का लेखा जोखा रखना, सारा रिकॉर्ड रखना, तो उसे पटवारी कहते हैं। ठीक है। और कुछ गाँवों के लिए एक पटवारी जिम्मेदार होता है, और जिस रजिस्टर में वो सारी एंट्री करता है उसे खसरा कहा जाता है। जिले के उपखंड, तहसील और तालुका बोला जाता है उपखंड को, ब्लॉक को। और हिंदू अधिनियम धारा 2005 में बेटी, बेटियों व उसकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। ओके। अब चैप्टर 7 की बात करते हैं, जिसमें नगर प्रशासन की बात की गई है। वही 1994 के अंदर इसमें हमें सूरत का जिक्र देखने को मिलता है, जहाँ पर प्लेग फैल गया था और प्लेग हवा के जरिए फैलता है। काफ़ी गंदी हालत थी, गंदगी थी, चूहों से फैलने वाली बीमारी है, हवा से ट्रांसमिट होती है, तो वो सब है। अभी 2022-23 में इंदौर फर्स्ट आता है एंड सेकंड पे आता है सूरत। तो जहाँ 1994 में सूरत बहुत ज़्यादा गंदा शहर था, आज सेकंड में आया है। और अभी 2024 के अंदर फर्स्ट रैंक आई है सूरत की, जॉइंटली, मतलब 23-24 के अंदर फर्स्ट नंबर पे इंदौर और सूरत रहे हैं 2023 के अंदर सबसे साफ शहर के मामले में। और ये रीडिंग्स जो ये रैंकिंग दी जाती है, कैसे दी जाती है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत दी जाती है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान शुरू किया गया था। अब चैप्टर इसमें इतना बताया गया है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। ओके। इसमें कलपट्टू का जिक्र देखने को मिलता है, जो कि तमिलनाडु का एक गाँव है, छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ, धान की खेती होती है वहाँ पे। और वहाँ पे टिफ़िन यानी खाने की हल्की फुल्की चीज़ें, टिफ़िन बोलते हैं, खाने पीने की हल्की फुल्की चीज़ों को तमिलनाडु के कलपट्टू में। ओके। आज इसमें सुबह इडली डोसा मिलता है, शाम को मैसूर पाक, वड़ा, बोंडा, ये सब मिलता है। संकर गाय की एक नस्ल यहाँ पे पाई जाती है। 40% खेती और मजदूर है देश के ग्रामीण परिवारों में। और यहाँ पे हमें चिजामी, फेक, नागालैंड, चखेसंग समुदाय, सीढ़ीनुमा खेती करने वाले लोग, ये सब समुदायों का पता लगता है जो नागालैंड के अंदर है। चिजामी, फेक, चखेसंग, ये सारे।
यानी ये सीढ़ी नुमा खेती करते हैं, पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेती ही होती है। अब इसमें कैटामैरिन के बारे में पता लगता है, जो मछुआरों की एक छोटी नाव होती है। मॉनसून जो 4 महीने का सीजन होता है, उसमें मछलियों के प्रजनन का समय होता है। ये सारी जानकारी हमें चैप्टर 8 के अंदर देखने को मिलती है। चैप्टर 9 है जो 6 क्लास का, वो शहरी क्षेत्र में आजीविका की बात करता है, जिसमें सड़कों पे काम करने वाले रिक्शा चालक, स्ट्रीट हॉकर्स, वेंडर्स, ये सारे बाजार हैं, मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, ऑफिसेज हैं, इन सब का जिक्र मिलता है। तो ये थी 6 क्लास की एनसीईआरटी।